अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले कल हमने एपेक्स कमेटी का इजलास देखा, सिविल क़यादत और अस्करी क़यादत साथ बैठे। अहम तरीन जो 2 मामलात हैं, गो के बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आए, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जिनमें एक मामला मईशत का है और दूसरा दहशतगर्दी का है। ये 2 चीज़ें ख़ास तौर पर ज़ेर बहस आईं। फिर नेक्टा के गैर फ़ॉल होने और बहुत सारी चीज़ों को फ़ॉल करने के हवाले से बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपना ख़िताब किया, उन्होंने उसमें नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा किया कि यहाँ पर इंतहाई आम मसाइल पर बात हो रही है, लेकिन एक जमात आज भी सड़कों पर मौजूद है। उन्होंने हवाला दिया कि सानिया पेशावर के वक्त भी वो जमात नहीं आई थी इजलास में और यकीनन कल के दिन में भी उनकी नुमाइंदगी इस सारे मामले पर नहीं थी। तो जो इस वक्त इंतहाई अहम चैलेंजेस हैं, मामलात हैं, उनमें तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के नहीं बैठ रहे। गो के सियासी जमातें और अस्करी क़यादत है, लेकिन एक बड़ी जमात जो कि अपनी एक सपोर्ट रखती है, अपनी एक जगह रखती है, अपनी पोजीशन रखती है, वो मुल्क के आम तरीन मामलात में भी मौजूद नहीं है और किसी सूरत वो बाकियों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई आज की बात नहीं है। जब इक़्तिदार में थे तब भी इमरान खान साहब नहीं बैठते थे अपोजिशन के साथ, और आज भी हम यही रवैया देख रहे हैं। ऐसे में किस तरह से आप मसाइल से नबर्द आज़मा हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ दूसरा अहम इशू इस वक्त अदलिया का है। इमरान खान साहब अदलिया के दिफा में हैं, मरियम साहिबा तनकीद कर रही हैं। आज भी इमरान खान साहब की ट्वीट के PDM के सुप्रीम कोर्ट जजेस पर हमलों का वाहिद मकसद इलेक्शन से फ़रार है। उनको लगता है कि जो इस वक्त खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी समाअत अब पीर तक मुलतवी है, उस मामले में अदालत फ़ैसला दे देगी और इलेक्शंस की तारीख़ और चीज़ों का तयन हो जाएगा। और उनको लगता है कि चूँकि PDM इलेक्शन से फ़रार चाहती है, इसलिए वो अदलिया के ख़िलाफ़ बयानात देकर इस वक्त उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं ताकि वो फ़ैसले पर असरअंदाज हो। उनका ये प्रेशर जो इस वक्त अदलिया पर बिल्ड किया जा रहा है। PMLN का मौक़िफ़ अगर जाना जाए तो वो कहते हैं अगर अदालत कुछ तस्हीह करना चाहती है तो वो जो नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ फ़ैसला था उस मामले को लेकर तस्हीह करे, यानी कि जो पनामा से रिलेटेड नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन और फ़ैसला आया था। PTI के बहुत सारे लोग 10 दिन 12 दिन की उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला दे देगी। मैं चाहूँगा इस पर भी हम तफसील से बात करें। इसके साथ साथ जेल भरो तहरीक जारी है। कल रावलपिंडी का दिन था, उसके बाद आज हमने देखा कि मुल्तान में लोगों ने गिरफ्तारियाँ देनी थी। जो स्ट्रैटेजी इस वक्त अपनाई गई है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, उसमें जो लीडरान गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जो नोटेबल्स हैं PTI के, उनको ज़रूर पकड़ा जा रहा है और MPO के तहत उनको 30 दिन के लिए जेल मुंतकिल किया जा रहा है और दूर दराज की जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। बज़ाहिर नज़र हमें ये आ रहा है कि शायद तैयार नहीं थे पूरे तरीके से ये लोग गिरफ्तारियां देने के लिए और इन्हें लगा था कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है जिसके तहत जो इनके लीडरान हैं, और बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जो गिरफ्तार होने के बाद उनको अपनी बीमारी का ख्याल आ रहा है या वो जेल में नहीं रहना चाहते, लेकिन यकीनन अब महीना तो कम से कम उन्हें जेल में गुजारना पड़ेगा। ये तहरीक कामयाब हुई है, नाकाम हुई है, इसके असरात क्या होंगे, मैं चाहूँगा इस पर भी आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। PJ मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच तीनों पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर एपेक्स कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत एक साथ, अफ़गानिस्तान से दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, मईशत, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सभी स्टेक होल्डर्स, लेकिन एक बड़ी स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं मौजूद होती है तो क्या उससे कोई इम्पैक्ट इसका पड़ेगा या सबका साथ होना ज़रूरी है? जी, इस वक्त वी आर गोइंग इन अ मोनोलॉग रादर देन अ डायलॉग। तो यस, PTI का बिल्कुल उसमें उसकी शमूलियत, दे हैव टू बी इन देयर। अपने सारों के साथ डिस्कशन करनी है बिकॉज इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ PDM और PTI, इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। तो नेशनल कंसर्न में मैं समझता हूँ उसमें एक नेशनल कंसेंसस होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अरसलान ये चीज़ नहीं हो रही है। हमने अपने आप को, पाकिस्तान को एक लीगल शोकेस बना दिया हुआ है और ये एक शोकेस स्टेट बन गया कि लीगल के जो भी मसले हैं आप कोर्ट में आप जा रहे हो। आप क्या मैसेज दे रहे हो सारी दुनिया का? क्या खुद बैठ नहीं सकते हो एक दूसरे से? आप दुनिया के साथ नेगोशिएट करना चाहते हो, येट यू कांट इवन टॉक विद इन योर ओन सेल्स एंड यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स फॉर इट। पहले फौज के पास जाते थे, फौज साइड पे हुई है, अब आप कोर्ट्स के पास जा रहे हो। सो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ कि इट इज अ रॉन्ग फुटिंग।
और साथ साथ अभी आपने जिक्र किया कि भाई अब बातचीत होगी कि डिफेंस के बजट ये जो कट डाउन करोगे, हाउ कैन यू डू दैट? Here you're a dispute. You have got the longest political dispute in the contemporary era with India. और आप कह रहे हो आपने नीचे जाना है, अपने बजट कट कर रहे हैं, फिर आपके पास टेररिज्म भी आ गई है जिसको इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है, आपके एडवर्सरीज फंड करते हैं और आप अपने बजट्स को कम करेंगे। आई मीन गेट सम कॉमन सेंस इन यू। ये वैसे हम डिप्लीटेड है, हमारे पास जो ये इक्विपमेंट है, इट इज ऑलरेडी बीइंग गेटिंग ऑब्सोलीट, और आप कह रहे हो उसको बंद करो। सो आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग स्टेप, और यही वजह है कि नहीं, जब मैं फौज पीजे मीर साहब, जो खबर आ रही है उसमें जो चीज़ें जहाँ पर कमी की जा सकती है उनमें कमी की जाएगी। दिफा पर तो यकीनन जो डिफेंस है हमारा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कह लीजिए कि जो इस वक्त खबर है कि जहाँ ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं, ट्रैवल के एक्सपेंसेस, बाकी चीज़ें जहाँ जहाँ उसको कट डाउन किया जा सकता है, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स तो लेके जो चीज़ कमी की जा सकती है वो तो ज़रूरी है ना। ये तो यूरोप ने आज से 10 साल पहले शुरू कर दिया था। जब यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन से कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उधर ब्रसल्स में नहीं जाता था। आपकी बात इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होती है, ये तो पहले भी होती थी। आपका यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यही कर रहे हैं। तो आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया पहले, मुझे बताओ ना। शहबाज शरीफ ने पहले किया हुआ था। He was doing it from Model Town, and he was addressing all the constituents from there. So why couldn't it should have happened in the आप कह लो कि in the federal sector. ये फौज में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है, लेकिन फौज की जो आप कह लो जो बातचीत होती है, वो ये जो सिविलियन है वो बातचीत नहीं होती है। इनकी स्ट्रेटेजिक इनकी जो बातचीत होती है, इट इज ऑलवेज प्रिवी टू बी हैकिंग। सो ये बिल्कुल ठीक है, जहां कर सकते हैं करें, लेकिन यू हैव टू टेक फुल सिक्योरिटी मेजर्स। आपके ऊपर जो CIA है इस वक्त एज आई स्पीक, आपके सारे जनरल्स को ये टैग करती है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को टैग करती है। डू टू पीपल नो? आई एम टेलिंग यू दिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो आपको यहाँ से सर्वेलेंस पे उन्होंने रखा हुआ है बिकॉज ऑफ योर न्यूक्लियर एसेट्स एंड अदर योर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो इसके अंदर आपने बड़ी एहतियात करनी है। ये उनका मामला है, लेट देम सेटल इट। लेकिन ये जो कम करने अपने पैसे, थिंक ट्वाइस अबाउट इट। अगर फौज ना हो, ये आपके पास बड़े बड़े यहाँ वो कहते हैं ना तुर्कमन बैठे हुए हैं जो कि आपके मुल्क को वैसे ही तबाह करके लिए बैठे हुए। उसके बाद आप अपने मुल्क के साथ कर क्या रहे हो? पहले ये PTI लगी हुई थी जजेस के पीछे, आज PMLN लगी हुई है। तो आपको कोई भी टारगेट मिलता है क्या, यही रह गया आपके टारगेट सारे? फॉर गॉड सेक्स यार, कहीं ना कहीं तो बैठ जाओ, किसी ना किसी इदारे को तो रिस्पेक्ट करो। अगर आप नहीं करोगे, बिलीव यू मी, आने वाली हुकूमत जो है, जो मर्जी कह लो, ये PTI हो, PDM हो, they won't last 3 months. We are already bankrupt. We can't say we are bankrupt. What have you got in the kitty? Nothing. Right. You got nothing at all. तो हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, चलो इज्जत रखनी है अपनी, लेकिन यार ये कब तक हम करेंगे, कब तक हॉग वॉश करेंगे? आपकी पावर स्ट्रगल भी है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, एंड येट आपका आदमी जमीन के ऊपर भूखा नंगा मर रहा है। कल डिफेंस फेज 6 के अंदर आई सॉ 3 रीजनेबली, आई वुड से लो मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों के साथ, दे वर बेगिंग, दे डिडंट हैव एनी मनी। पीजे मीर साहब, पॉइंट आ गया, दिस इज़ द रियलिटी। जो आपने बात कही है ये हमारे लिए यकीनन बहुत परेशान कुन है, लेकिन अलमिया यही है सना मिर्ज़ा साहिबा कि इस सब में भी जब हमारी सूरत हाल इतनी नाजुक है, चाहे वो हमारी मैशत की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, दहशतगर्दी के मामलात हों, लेकिन हम उलझे हुए हैं अपनी रोज़मर्रा की सियासत में, मुर्द इल्ज़ाम ठहराने में, उंगलियां उठाने में एक दूसरे पर। आज इमरान खान साहब जो है ट्वीट के ज़रिए जजेस का दिफा कर रहे हैं, कल वो तनकीद कर रहे थे। आज मरियम साहिबा जो हैं वो जजेस और जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है दोनों को आड़े हाथों ले रही हैं। हमें शायद कोई फोकस ही नहीं है हमारे जो एक्चुअल मसाइल हैं उन पे, और फिर इस जब एपिक्स कमेटी का इजलास हो उसमें भी हम देखें कि तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, तो हम खुद कितने संजीदा हैं अपने इन चैलेंजेस को निपटने के लिए। देखिए, थैंक यू सो मच इस्लाम फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, एपेक्स कमेटी के हवाले से मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि जब बन्नू का CTT का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद बड़े लंबे अरसे के बाद एपेक्स कमेटियों को फॉर द टाइम बीइंग फाल किया गया था, और उस वक्त भी जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, उसके बाद मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ साहब से, और उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया था। फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसका भी एक इजलास हुआ था। तो हम पहले ही जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं
सिक्योरिटी के हवाले से सिस्टम में हम उनको पहले ही डिसफंक्शनल कर चुके हैं। फिर ये कि इनमें जो डिसीजंस होते हैं, जो पहले भी फरवरी में हुआ था, जिस इजलास का आपने हवाला दिया, उसमें ये कहा गया था कि मरहलावार औहदी होंगे। जिस तरीके से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, पेशावर में हुई, तो उसके बाद इनको फ्रीक्वेंटली होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। लेकिन जब तक हमारे यहाँ मुल्क में कोई इंसिडेंट नहीं होता, उस वक्त तक हम सोचते नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर आपने जहां तक अफगानिस्तान के हवाले से बात की थी, तो जो रीसेंट विजिट था अभी वजीर दिफा साहब का और DGISI का, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनकी तरफ से तुरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, और जी हमारी बहुत सा जो स्टेक था उस पे ट्रांसपोर्ट का, वो दाव पर लग गया था। और उसकी वजह सिर्फ क्या थी कि हम उन लोगों को सिर्फ पाकिस्तान में आने नहीं दे रहे थे जिन लोगों के पास तफरीह दस्तावेजात नहीं थी। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो खुद बैसाखियों पे चल रही है, जो खुद तकरीबन माजूर है, वो नहीं करती। वो अपने मुल्क के अंदर अपनी करेंसी में डील करते हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो दीगर ममालिक हो। पाकिस्तान से यौमिया 50 करोड़ डॉलर वो मंगवाते हैं इलीगली, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के गले पे पैर रखकर बात करते हैं। उन्होंने उस बॉर्डर को इसलिए गुस्से में सील किया क्योंकि उनके बुजुर्गों को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और ऑब्वियसली जब हमारी रूट लाइन कटी, उसके बाद हमें वहां पर टेररिज्म के साथ साथ इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए भी जाना पड़ा। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसको पढ़ें, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा गया है कि तुर्कम बॉर्डर की सील के हवाले से भी बातचीत की गई है, जो पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में नहीं था गालिबन। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मीर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नून लीग भी यही करती आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये करती आई है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो मैंने कुछ दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी उठाया था, कि आखिर वजह क्या है कि हम अदलिया को बीच में घसीटते हैं। एक ऐसी अदलिया जिससे आपको उम्मीद नहीं है इंसाफ की। जो आप नवाज शरीफ साहब को जब जेलों में भेजा गया, उस वक्त भी आप ये एक्सपेक्ट करते रहे कि ये आपके हक में फैसले नहीं देंगे, क्योंकि उस वक्त कहीं और से दबाव था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब रगड़ा जा सकता है, तो उस वक्त भी आप ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि अदलिया इस वक्त बज़ाहिर, अदलिया का कुछ हिस्सा आपको बज़ाहिर नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटरटेन कर रहा है, तो फिर आप सवाल अब अदलिया के ऊपर भी उठा रहे हैं। जहां तक मरियम साहिबा के बयानी की बात है, तो मुझे जाती तौर पर ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा अभी भी अंडर ट्रेनिंग है, उनकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है खत्म नहीं हुआ। मैंने ये सवाल बहुत से नून लीगियों से उठाया कि आखिर क्या वजह है, मरियम साहिबा क्या नैरेटिव लेकर लंदन से पाकिस्तान वापस आई है। पहले वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेकर चलती रही, अरसा दराज तक चलती रही, लेकिन अब उनके पास क्या नया बयानिया है? क्या वो बाजवा साहब को ही लताड़ेंगी? क्या नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब के हवाले से ही बात कर करके हवाले देंगी? मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर उनकी कोई पॉलिसी वाजे है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे टेररिज्म की हो, चाहे फॉरेन इश्यूज की हो। मैंने वो तो अब पेट्रोल महंगा होता है तो अपने आप को हुकूमत से जुदा कर उनको लेती हैं, फिर कभी हुकूमत में होती मैं हैं। यही मेरा सवाल है कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो एक लीडर को पता होने चाहिए, उन लीडर्स को उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट्स देने चाहिए, उनका विजन पता होना चाहिए। मुझे उनके ऊपर उनका विजन नजर नहीं आता। अगर खान साहब गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ब्लेमिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मरियम साहिबा को तो वो नहीं करनी चाहिए। वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर की जो एक लाइन लगी हुई है उस फौज में, उसका हिस्सा मरियम साहिबा भी है। ऐसा नहीं है कि अगर उनको ये ओहदा दिया जाएगा तो वो इनकार करेंगी। लेकिन भाई आपकी पॉलिसी क्या है? आप अमेरिका का सिस्टम देख लें, इलेक्शंस का, बर्तानिया का देख लें, आप बड़े मुल्कों का देख लें, वहां पर एक सिस्टम के तहत छन कर पॉलिटिशियंस ऊपर आते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ क्या किस किस्म का सिस्टम है? हमारे यहाँ मैं चाहे मरियम साहब को देखूं, चाहे इमरान खान साहब को देखूं, किसी को भी ना इकोनॉमी के बारे में सही पता है, ना टेररिज्म के बारे में सही पता है। फॉरेन पॉलिसी किस मुल्क के साथ क्या होनी चाहिए हमें पता ही नहीं है। कौन सा दोस्त मुल्क है, कौन सा दुश्मन मुल्क है, और कौन सा ब्रदर मुल्क है जिसके साथ एक लाइन डिफाइन करनी है कि इसको क्रॉस नहीं करना, हमें पता नहीं है। मेरा सवाल यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस का जो ब्रॉट अप है, जो उनकी ट्रेनिंग है, उसमें आखिर क्या कोताही रह जाती है? आज खान साहब को एहसास हो रहा है कि जी हम प्लानिंग के साथ नहीं आए। असद उमर साहब जो हमारे बहुत बड़े अफलातून थे इकोनॉमी के, वो फ्लॉप हो गए। उसके बाद क्या हफीज शेख साहब ने, क्या शौकत तरीन साहब थे, फिर मिफ्ता साहब आए नून लीग की तरफ से, और फिर डार साहब आए। एक के बाद एक शक्ल बदलती रही, लेकिन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर से फेलियर की तरफ जाती रही। टेररिज्म की आप बात करते हैं, हमने 10 साल टेररिज्म के खिलाफ जंग की, हमने ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, न जाने कौन कौन से रद्दुल फसाद और इस किस्म के ऑपरेशन किए, लेकिन हमारी स्टैंडिंग क्या है? हमने खान साहब को हम ब्लेम करते हैं कि खान साहब ने टेररिस्टों को पाकिस्तान में आने दिया। भाई आपकी पॉलिसी क्या थी? आपके सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे थे? आपके सिक्योरिटी राइट, ओवरऑल कलेक्टिवली स्टेट की पॉलिसी क्या थी? नेक्टा को क्या फाल किया हुआ था? आपने बेसिक स्ट्रक्चर को मोबिलाइज नहीं किया, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि सारी चीजें इस तरह ठीक हो सकती हैं। आपकी अपनी इंटेंशन और आपकी जो कैपेसिटी है उसको पहले बेहतर करने की राइट जरूरत है। सना, आपका पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, अभी सना मिर्ज़ा ने नेक्टा का जिक्र किया, कल भी नेक्टा का जिक्र आया। नेक्टा क्यों गैर फॉल है, इस पर भी बात की गई है, उसको फॉल बनाने की बात की गई। नेशनल एक्शन प्लान भी याद आया है। ये हालात नॉर्मल हो गए थे तो हम ये सारी चीज़ें, ये सारे फोरम्स को भूल गए थे, और अब फिर जब हालात बिगड़े हैं तो हमने इनको फॉल करने का दोबारा से सोचा। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नेशनल एक्शन प्लान हो या नेक्टा हो, देखें नेक्टा तब चल सकता है जब तमाम मुल्क की इंटेलिजेंस उसको मजबूत करना चाहे, लेकिन यहाँ तो नेक्टा को गैर फाल खुद ब खुद कर दिया गया था। आईबी को आफ्ताब सुल्तान की सूरत में एक अच्छा और उनको फ्री हैंड मिला तो उन्होंने एक इतना इक्विपमेंट मंगवाया कि कराची हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस जो जितनी भी गैदरिंग है उसका कोई मरबूत निज़ाम और फिर उसके ऊपर फैसले करने का नहीं है, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। हमने सबको बावर कराया कि बिल्कुल दहशतगर्दी की जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है, और फिर हमें ये चूरन दिया गया, भाषण बेचा गया। इमरान खान लेकिन इसका कौन राना साहब जिम्मेदार है? आपने अभी जो इक्विपमेंट की बात की, मेरे नॉलेज में कि कुछ बहुत साहब, एक मिनट मैं सर एक सवाल ले लीजिए ना, फिर जवाब उसका भी नहीं नहीं, मैं पहले इस बात को पूरा कर लूँ, आप सवाल जरूर कीजिएगा। देखें उस वक्त जनरल फैद और जनरल बाजवा ये सारे तबलीग करते थे कि जो टीटीपी है इसको ला के बसाना बहुत अच्छी बात है। जनरल बाजवा ने जाने से चंद हफ्ते पहले जब एनडीयू में खिताब किया, जिसमें जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने डिफेंड किया इस बात को कि 30 से 35 हज़ार लोग हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, इनको लाना चाहिए। उनकी मौजूदगी में ही सवात के अंदर उन्होंने फोर्सेस के लोगों को उठाया, जलूस निकले हज़ारों लोगों के, इमरान खान की गवर्नमेंट के, महमूद खान के वज़ीर आला होते हुए, क्योंकि सब चीज़ों को साइड लाइन करके बस सिर्फ हम समझ रहे थे कि हमने तो सब कुछ कर लिया, हम काबुल में चाय भी पी आए, हम सब कुछ कर आए, लेकिन अब पता ये लगा कि हम तो फिर हॉस्टेज हो गए। उनके स्लीपिंग जो सेल्स थे वो सारे के सारे स्लीपर सेल चल पड़े और हम सारे फंस गए। पेशावर में 100 से ज़्यादा लोग मस्जिद में शहीद हो गए, पुलिस के लोग जो नमाज़ पढ़ते हुए। आप मुझे बताएं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी जिसने आज नेक्टा को तनकीद का निशाना बनाया, तो फिर तसलसल कहाँ पे टूटा? ये बात अगर हम नहीं उठाएंगे, ज़िम्मेदारों की तरफ नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब जब कहते थे कि इनके दफ्तर पेशावर में बना दे, तो इमरान खान साहब कटहरे में आने चाहिए। वो कैसे कहते हैं इस बात को कि जिसके अंदर हमारे 70,000 से ज़्यादा लोग चले गए, सहूलतकार बने, और फिर वो कहें कि मैं सबसे बड़ा साहूकार हूँ? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं उनको कहें, और फिर जो आज बने हुए हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, नए आर्मी चीफ हो, नए डीजी हो, इन सबको जवाब देना पड़ेगा कि जी फिर आप लोगों ने आने के बाद क्या किया। बिल्कुल ठीक बात है, मीडिया के हवाले से भी उसके एलामिया में आई के बाद कि जी हमें फौरी तौर पे उसको लाइव नशरियात में नहीं जाना चाहिए। चीज़ें अगर सेटल हो तो मीडिया ने हमेशा से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उसके ऊपर भी बात हो जानी चाहिए। सना मिर्ज़ा साहब ने बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं इकानमी पे, मरियम नवाज़ की, बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे यहाँ इशूज़ पे सियासत नहीं हो रही। इशू ये है कि इमरान खान साहब, अगर हम एक साल पीछे चले जाएं, क्या कोई इशू ऐसा था जिसमें इमरान खान फेलवर में नहीं थे और फंसे हुआ नहीं था ये मुल्क, और बिल्कुल वो सबसे नीचे थे? ये तो पीडीएम की बदबख्ती है कि इन्होंने गवर्नमेंट लेके और अपने आप को फंसा लिया। आज गालियां भी पड़ रही हैं, जवाब भी देना पड़ रहा है, लेकिन क्या कोई भी लीडर पाकिस्तान में समेत इमरान खान के जो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर थे, आज भी वो कहते हैं, कोई बात की है उन्होंने कि मेरे पास क्या टीम है, मैंने सबक क्या सीखा है, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है उनके, सिवाय इस बात के कि अपने वोटर को मुतहर्रिक रखा जाए, लोगों को आगे लगाया जाए, मीडिया को इंगेज किया जाए? इसके अलावा इमरान खान की भी कोई पॉलिसी है? ये तो आ गए हैं, इनको तो लेतर पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने हुकूमत ली और रखी भी है और उसके साथ फंस गए, और जवाब अब इनको देना है। उसके 3.25 साल तो साइड पे हो गए, लिहाजा हमारे लोग भी इसी तरह चलते हैं कि अमरीकी चूरन बेचा, सारे लोग उसके पीछे चल पड़े कि भाई तुम जो 9 साल से वहाँ पे थे इक्तदार में, केपी में, वहाँ पे दूध शहद की कौन सी नहर है भाई? इन्हीं के कज़न, ये सबको कहते थे अकरबा परवरी, अमेरिका से बैठ के केपी का सारा हॉस्पिटल का निज़ाम बरकी साहब चला रहे थे। क्यों चल रहा था जी ऐसा सिस्टम? वहाँ जब कभी नागयानी आफत आई, क्या केपी के हॉस्पिटल्स ने रिस्पॉन्ड किया? इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई? किसी ने पूछा नहीं। इसलिए हमारे सियासतदान भी खुली छूट में चले जाते हैं। आज भी मरियम नवाज़ और इमरान खान का टाकरा पड़ा हुआ है, ट्वीट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, कहीं गालिब आ रहा है और कहीं ये आ रहा है कि जनाब फलां फैज़ आपके साथ था और अब आप बेफैज़ हो गए। तो बस ठीक है, फिर हम जब हमारी कौम ही रिस्पॉन्ड नहीं करती किसी लीडर को कि बस उनके बयानात पे ही सारे खुश होते हैं, तो फिर हमें वैसे ही लीडर मिले हुए हैं, वैसी कौम मिली हुई है, वैसे ही हम सारे लोग हैं कि जुतियाँ मारने के लिए बंदे और बढ़ाओ, क्योंकि वक्त नहीं है, हमें मेहनत और मुशक्क़त करनी है। आज कोई इदारा, फौज, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और ये सियासतदान, पार्लियामेंट, कोई कर रहा है कि जी आप ये कह सके कि ये डिलीवर कर रहे हैं और ये बैठ के हल निकाल लेंगे? नहीं। जब आप जजों की बात करते हैं तो उसके अंदर कादी फायद ईसा के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, क्या
जस्टिस एजाजुल एहसन को फायद ईसा ने इतराज़ नहीं किया था, वो नहीं उठे थे, लेकिन जब सरदार तारिक ने कहा कि इनका बेनिफिशरी मैं भी हूँगा, मैं नहीं बैठता, तो एजाजुल एहसन को भी उठना पड़ गया। आज एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर उनके अपने जस्टिस मंदू खेल साहब इतराज़ उठा रहे हैं। इस 9 रुकनी बेंच पे 2 फाजिल जस्टिस साहिबान कह रहे हैं इसको फुल कोर्ट बना दिया जाए। आज पीडीएम ने नई दरखास्त दे दी है कि 2 जज निकाल के बाकी जज बिठा दिए जाए। इसका मतलब है कि जब इंसाफ ने डिलीवर नहीं किया, जब काजी फायद ईसा पे तनकीद हो रही थी, जिसको इमरान खान ने माना कि मेरी गलती है, उसके ऊपर कोई सदर साहब ने रिग्रेट किया कि मैंने क्यों एकदम बगैर आंखें कान नाक खोले मैंने उस रेफरेंस को आगे फाइल किया और उसके ऊपर 6 इंटरव्यू भी डाले कि जनाब ये हो रहा है, उनकी वाइफ रोती रही बैठी रही। उस वक्त जब अदलिया ने साथ भी नहीं दिया तो सारा मीडिया जब उन काजी फायद ईसा के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा था, किसी ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि आज अगर मरियम नवाज किसी जज का नाम ले रही हैं तो क्यों ले रही हैं। मसला ये है कि जब एक बंदा काम कर रहा है और चीफ जस्टिस साहब मौजूद है, वही चीफ जस्टिस मौजूद है, तो उनके लिए भी ये मुश्किल हो गई है। यहाँ पे मसला अब बैठ के सबको सामने लाना पड़ेगा, आप सबको अपने अपने गुनाहों को मानना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, फिर जाके कोई बात बनेगी। तो अपना जितने मर्जी तमगे लगाए जाए। राइट पी जबीर साहब, जो इस वक्त अब बहुत सारा जिक्र तो वैसे ही आ गया इस पहले गुफ्तगू के हिस्से में ही अदलिया के मामलात को लेकर और तनकीद को लेकर, लेकिन ये जो बात है कि अदालत ने तस्सी का अमल शुरू करना है तो नवाज शरीफ केस के फैसले से शुरू करें, ये मुतालबा बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, बार बार ये दोहराया जा रहा है कि जी उस फैसले को अंडू किया जाए। फिर कोई मिसाल देता है माजी के किसी केस की कि जी इस तरह जब ऑडियो आ गई थी, अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय होगी, कैसे देखते हैं आप? ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है अदलिया पर, कुछ हासिल करने की कोशिश है या तनकीद बराए तनकीद है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आप इसको अगर ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, 11 साल आपने एक आदमी को चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रर, एक्सटॉर्शनिस्ट, किडनैपर, मर्डरर, आपने उसको हर किस्म के तमगे दे दिए। 11 साल आपने उस पर केसेस चलाए, आपने कुछ प्रूव नहीं किया और इवेंचुअली वो अब एक फ्री मैन है, आसिफ जरदारी। नाउ द क्वेश्चन हियर राइजेस ऑन नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को हमने हमेशा देखा कोर्ट्स हैव बीन बायस्ड इन द पास्ट। आपके पास एक आइडियल एक एग्जांपल है इन द कोर्स ऑफ जस्टिस ये जुल्फकार अली भुट्टो। मैंने खुद जस्टिस नसीम हसन शाह को जब इंटरव्यू किया तो मैंने कहा सर आपने ज्यादती नहीं की थी इनके साथ, भुट्टो साहब के। वो कहते हैं हमने अपनी जाने भी तो बचानी है ना। आई मीन दैट वाज हिज आंसर। नाउ द थिंग इज कि आप इतने बड़े आपने वो थ्रू इन्फ्लुएंस आपने काम किए तो आज भी वही हुए। तो मैं तो कहता हूं कि आप एक ये जो गंद इस वक्त आप देख रहे हैं जिसकी आपने जिक्र किया है, एक ही चीज हो सकती है अगर तो आपने इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आप कर लें, ये एनआरओ शनआरओ कुछ नहीं है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर लें, आपने स्लेट को वाइप आउट कर दें एंड मूव फॉरवर्ड। आप स्केलेटन्स कौन करे पीजे मीर साहब, ये किसने करना है, कैसे होगा? सवाल तो ये देखें अरसलान, ये हमने ही करना है और हमने ही करना है, क्योंकि याद रखें कि जो भी होगा पाकिस्तान में वो पपेट ऑन अ स्ट्रिंग होगा ऑफ द वेस्ट। अब वेस्ट नहीं होगा तो आप ईस्ट कर लें, पपेट ऑन अ स्ट्रिंग जरूर रहेगा, बट यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी लीडरशिप इज नॉट एक्सप्लॉइटेड। आप आपस में बैठ के अपना तय कर लो, जो जिसने जिसका देना है, हुकूमत का देना है, जिसका देना है उसको करके खत्म करो, वरना आपके कोर्ट्स में आज तक 50 साल के पुराने केसेस चल रहे हैं और वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जजेस मर गए हैं, वो आपका प्लेंटिफ मर गया है, आपका रिस्पोंडेंट मर गया है, हर चीज मर गया है, केसेस चल रहे हैं। सो आइदर वी कंटिन्यू ऑन दिस लाइन और पुट अ फुल स्टॉप टू इट, एंड जिसको हम कहते हैं अगर नया पाकिस्तान लाना है तो दिस इज द रूट टू नया पाकिस्तान, रेस्ट अश्योर्ड। वरना आपकी ये लिटिगेशंस ये चलती रहेंगी फ्रॉम फैमिली टू फैमिली टू फैमिली टू फैमिली। तो आर वी इन अ पोजीशन टू डू दैट? नो वी आर नॉट, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपने स्टेट को इंजर कर रहे हैं, हमने इसको बहुत इंजरी कर दी है, एंड इट इज हाई टाइम कि आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर ले एक दफा, एंड लेट, वो कहते हैं ना लेट कॉल अ स्पेड। लेकिन आपने सही कहा, कौन करेगा? किस में इतना बड़ा दिल है? मुझे बता दो कौन करेगा? आपके पास वो आदमी मौजूद है जो यूनाइटेड स्टेट्स से आके 30 मिलियन डॉलर्स टर्की में दे गया? मौजूद है आपके पास? बड़े लोग हैं, बट दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन अ सिस्टम। या इसलिए नहीं करते बिकॉज आप काम ही नहीं किसी को करने देते। यहाँ बड़ा शोर करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और चार चिट्ठे, 3 सिफारिशें, 2 टेलीफोन कॉल्स,
ना आए और एक आदमी आपके साथ ना जाए, आपका तो काम ही नहीं होता इस मुल्क के अंदर। सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली। एक्सपेक्ट फॉर एनीबॉडी एल्स टू कम इन? हमारे माइंड्स को क्लियर करो, हमारे माइंड्स को एक ही तरीके से क्लियर आप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। वो कहते हैं कि जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया पकड़ा गया। अब हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू ऑन दिस? प्लीज टेल मी, कब तक करेंगे आप? हम भौंक भौंक के थक गए, लेकिन नो वन लिसन्स टू यू। द मीडिया इज रिडंडेंट। द मीडिया, there's no say on the media, and जो भी मीडिया में बैठता है, कोई किसी की साइड ले रहा है, कोई किसी की साइड ले रहा है, and that has become a circus। और यहाँ कहते हैं जी आप बताओ हमें solutions। What solutions can you give to a country which doesn't itself wants to be, on the righteous path? अब इसको कौन करेगा? ये एक डेवलपिंग स्टोरी है अरसलान। सना मिर्ज़ा साहिबा, जो बात अभी पीजे मीर साहब ने कही है बड़ी आइडियल है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, तो मैं कहता हूँ नथिंग लाइक इट, लेकिन वो तो दूर की बात है। अभी जो हम बात पहले कर रहे थे, या जो मैं ख़ास तौर पर एक नुक्ता उठाता हूँ, यहाँ पर तो आप स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठा पा रहे। एक मामले पे सिर्फ अक्रॉस टेबल बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो बातचीत करना या मसलों का हल बैठने से निकलेगा, ये तो बैठने तक नौबत नहीं आ रही। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन तो बहुत दूर की बात होगी। हम इकॉनमी जैसे संगीन मामले पर जहाँ हम श्रीलंका बनाने के दर पे तुले हुए हैं, लेकिन हम बैठने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी हमारा इतना बड़ा चैलेंज है, हम साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर ये बाकी का सफ़र कैसे तय होगा? मैं कहती हूँ कि कुछ बातें बहुत अच्छी राना साहब ने भी की हैं और पीजे मीर साहब ने भी की हैं। मेरे लिए तो ये दोनों लोग उस्ताद का दर्जा रखते हैं। कुछ चीज़ें कड़वे हकाइक हैं। अगर आप हमारी सहाफ़ी बरादरी को भी ले लेना, तो यहाँ पर भी सब सहाफ़ी एक साथ बैठने को तैयार नहीं होते। मतलब मैं तज़ाद का और क्या कहना चाहिए इसको, डबल स्टैंडर्ड्स का जो तरीक़ाकार है, उसमें अगर अपनी कम्युनिटी में ही देखूँ तो वहाँ पर ऐसा है, तो सियासतदान तो उससे बहुत हटकर हैं, फिर इदारे उससे और भी बहुत ज़्यादा हटकर हैं। जहां तक बात है आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग की, और जहां तक जरूरत है कि हमारे अपने स्टेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मुल्क के स्टेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, ये अपने अपने मफादात की सियासत कर रही हैं, ये मुल्क की सियासत नहीं कर रही हैं। जहां तक साथ बैठने की बात है, तो मुझे याद है जब 2016 में गालिबन एपीएस का सानिया हुआ था, उस वक्त भी पहले तो खान साहब उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, और जब हुए थे उसके बाद वो उस प्रेस ब्रीफिंग में खड़े नहीं होना चाहते थे, बैठना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था जब तक मेरी वो फला और फला शर्त नहीं मानी जाएगी तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी जमातें अपने मफाद के लिए कितनी संजीदा होती हैं और मुल्क के इशूज के लिए कितनी संजीदा होती हैं। फिर मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम एक साथ बैठें। मैंने इस पे एक प्रोग्राम में एक सजेशन दिया था, शायद ये प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेट सोल्यूशन यही है। मुझे लगता है कि हमारी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को एक एक डंडा लेना चाहिए, और उसके बाद एक बोर्ड रूम में एक जगह पर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंट लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और इनसे कहना चाहिए कि देखिए जी, बात यह है कि इतना पैसा हमारी पॉकेट में है, इकोनॉमी की ये पोजीशन है, टेररिज्म के हवाले से हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी पोजीशन ये है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये मसाइल हैं, हमारे दोस्त ममालिक के साथ यहाँ ताल्लुकात खड़े हैं, हमारे पास 15 दिन के भी खर्चे के पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए। इस कमरे में आप बंद हो, और जब तक आप कोई म्यूचुअल एजेंडा तश्कील ना दे दें, जब तक आप अपने कोर इश्यूज के ऊपर बात ना कर लें, और उसमें सबसे सुप्रीम इशू जो कि चंद पॉलिटिकल पार्टीज का है कि जी इलेक्शन करवाओ, तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर जब तक कोई कंसेंसस नहीं होता, आप लोगों को इस जगह से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ये वो कौम है जो सिर्फ डंडे के जोर पे चलती है, प्यार की बात नहीं समझती है। तो मेरा ख्याल यह है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया को किसी न किसी तरीके से इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा, तब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक जगह पर ना खड़ी होंगी, ना बैठेंगी, और ना ही सोच विचार करेंगी। इसी वजह से शायद यही हमारा ड्रॉबैक है कि हमेशा यहाँ पर जब हम लूप होल्स छोड़ते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट या फिर जुडिशरी इंटरवीन करती है, और फिर हम कहते हैं कि देखिए जी, इदारे अपनी हुदूद से बाहर आ रहे हैं, इदारे अपनी हुदूद से क्रॉस कर रहे हैं, इदारों को इस किस्म के मामला में बोलना नहीं चाहिए। भाई ये स्पेस कौन देता है? ये स्पेस आप देते हैं। आपको अभी तक यही नहीं पता कि इलेक्शन किसने कराने हैं। आप कहते हैं जी आइन खामोश है, 90 दिन के बाद का उसमें लिखा नहीं है कि क्या होना है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आइन खामोश है तो आपके पास तो दिमाग मौजूद है, आप लोग तो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं ना। लेकिन अलमिया ये कि हम खुद डिसाइड नहीं करते, हम छोटी छोटी बातों में आपस में बहस और तकरार करते हैं, लेकिन हम फिर उसके बाद उन इदारों का दरवाजा खटखटाते हैं जिन इदारों से हमें पता होता है कि या तो हमारे हक में या हमारे अगेंस्ट फैसला आएगा। अगर हक में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अगेंस्ट में फैसला आ गया तो फिर इसका मतलब ये कि ये इदारे बाइस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम की ये सलाहियत नहीं है, तो फिर दीगर इदारों को आगे आना चाहिए और उनको इन चीजों के ऊपर कंसेंसस करवाना चाहिए। जो इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात पिछले कई हफ्तों से की जा रही है, उस इकोनॉमिक इमरजेंसी के ऊपर काम होना चाहिए। रियलिटी इस वक्त ये है
कि हमारे पास इस वक्त मुल्क चलाने के, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये बात दुरुस्त कही थी हमारे पैनलिस्ट ने शुरू में कि इस वक्त जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास इस वक्त कमाई का कोई जरिया नहीं है, ना जॉब्स हैं। फिर एक माह के बाद आपका रमजान है, आप ये सोचें कि महंगाई इसमें कहां पर पहुंच जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई चॉइस है सिवाय इसके कि अपने पेट पर पत्थर बांध ले, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो एक पेज पर होना चाहिए। तो मुझे लगता है पर्सनली कि चाहे शहबाज शरीफ चाहें या फिर पूरी पीडीएम चाहे, खान साहब सिर्फ उनकी दरखास्त के ऊपर उनके साथ नहीं बैठेंगे जब तक किसी खास इदारे की तरफ से उनको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ दावत नहीं दी जाएगी। खान साहब कभी भी उस टेबल पर नहीं आएंगे, चाहे पाकिस्तान कितना भी स्टेक पर क्यों ना लग जाए। बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। राना साहब, जो इमरान खान साहब आज फरमा रहे हैं कि पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट जजेस पर हमलों का वाहिद मकसद इलेक्शन से फ़रार है, साथ साथ हम खुद नोटिस देख रहे हैं, फिर शेख रशीद साहब के बयानात हैं कि 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी। मतलब बज़ाहिर जो सिनेरियो बनाया जा रहा है इस वक्त ये कि पीटीआई पुरुमीद है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख दे देगी इलेक्शन की और वाज़े कर देगी कि किसने ये काम करना है, और चूंकि पीडीएम नहीं चाहती इलेक्शन, लिहाजा वो तनकीद कर रहे हैं इस वक्त अदलिया पर कि वो अंडर प्रेशर आ जाए। सर ऐसा ही है? आप देखें, बड़े पॉइंट्स उठाए पीजे मीर साहब ने, उसका जिक्र किया नसीम हसन शाह का, और मिर्ज़ा साहिबा ने बड़ा कहा कि डंडा ले ले फौज और अदलिया। क्यों जी? फौज और अदलिया ने बहुत अच्छे काम किए, इस मुल्क के बेड़ा गर्क करने में इनका भी पूरा हिस्सा है। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल की थी, फौज और अदलिया दोनों सियासी जमातें हैं। किसी ने बुलाया उनको, किसी ने पूछा उनसे? अब मैं आता हूँ पॉइंट पर पॉइंट। आप मुझे ये बता दें, नहीं, मेरी बात सुने। जस्टिस नसीम हसन शाह का दामाद था ना चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, क्या वो भी कोई 10-15 साल बाद इंटरव्यू देंगे कि मुझे जान प्यारी थी, मुझे सजा देनी थी, मैं उस वक्त फलां फलां फिलोसफर के कोट करके लिख रहा था? क्या सारे जज इस तरह ही मेरिट पे भर्ती हो रहे हैं जिस तरह ये चपड़ासी की भर्ती के लिए अदालतें पूरे पूरे अफसरों को लटका देती हैं कि इश्तिहार क्यों नहीं दिया तुमने, डायरेक्ट भर्ती क्यों किया? सियासतदान जेलों में पड़े रहे नैब के और मुशर्रफ साहब के कि जी अनवर सैफुल्लाह हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कि तुम लोगों ने नौकरियां क्यों दी? ये जजेस का कोई सिस्टम इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जब इनके नाम आए तो लोगों से पूछें कि बतौर वकील, बतौर लोअर जुडिशरी इन्होंने क्या किरदार अदा किया। तो आधे नाम लोग लेंगे नहीं आने के लिए कि हमारा नाम सुपीरियर जुडिशरी में दें। कि जो आज तमाशा लगा हुआ है, इसके अंदर जो ऑडियो एक की आ रही है, दूसरा जज उस पर एतराज़ उठा रहा है, हम अभी बात कर चुके हुए हैं, तो ये किस्से ही ना आए, सब लोग खुद ब खुद भाग जाएं। आज इस ज़माने में आप देखें तो जस्टिस कयूम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो जिसका नाम आया और वो रिज़ाइन करके चला गया, अभी एक हफ्ता पहले वो फौत हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इखलाकी जुर्रत चाहिए होती है कि अगर आपने कोई गलत काम किया है, आप कैसे कह सकते हैं कि अदलिया और फौज डंडा ले कमरे में बंद करें? यही डंडे और बंद कमरे में ले के ही तो फैसले हुए जो ख्वाजा आसिफ ने अब कहा कि पनामा से छेड़ो। क्यों ब्लैक लॉ डिक्शनरी इन्होंने ढूंढी? इन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन पे आज तक सजा क्यों नहीं दी उसे? ये क्यों लेके आए कि जनाब जो उस अकामा, जिसको सबको पता है कि रेजिडेंट परमिट लेने के लिए एक ओहदा रखना जरूरी था, उसने तनख्वाह नहीं ली, उसको फर्ज किया कि तनख्वाह के ऊपर उठा के नाअहल कर दिया और उसके ऊपर सारी जिंदगी के लिए तमगे लगाए बाकायदा तौर पर सादिक और अमीन के, कि ठीक है जी कोई अमानतदार नहीं रहा और दूसरा अमानतदार हो गया। आज उसी के साथ ही बैठ के कहते हैं कि जहांगीर तरीन को बैलेंस एक्ट में उड़वाया गया ताकि इमरान खान बच जाए, कहीं वो ना फंस जाए। यहाँ पे जब तक वो जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात पीजे मीर साहब कर रहे हैं, मुझे बताएं इमरान खान साहब ने अभी महीना पहले नहीं कहा कि अगर ये बनाना भी है तो मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहूँगा, मैं सियासतदानों से नहीं बैठूंगा? क्या इमरान खान बतौर वजीर आजम कभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में आए, उठ के चले जाते थे कि फौजी और डीजी ISI पूरी अपोजिशन और गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दे दें? वो अपोजिशन तब भी जो आज हुकूमत में है वहाँ बैठती थी, क्योंकि मुल्क का मुफाद सबको अजीज था। यहाँ पे सिर्फ अपनी जात का मुफाद अजीज है। क्यों कहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट? अगर आपको बात करनी है, आपको इलेक्शन लेने हैं, तो सियासतदान है। जब तक हम वहां पे नहीं आएंगे एक जैसे पॉइंट्स के ऊपर, अगर हम किसी को प्यार और मोहब्बत से समझेंगे जी इसके लिए तो प्यार जरूरी है और दूसरे के लिए डंडा जरूरी है, तो वो गलत बात होगी। हमें पॉइंट्स बड़े क्लियर होके, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो। आज एस्टैब्लिशमेंट के लोग ही एक दूसरे को इंटरव्यूज दे के बता रहे हैं ना
कि जी फलाने ने ये कहा, उस वक्त ये मसला था, इमरान खान जवाबन कह रहे हैं, तो बिठा दें जी, डी चौक में लाएं, माइक लाइव लगाएं और सबको खोल के पहले गंदा करें, फिर माफ़ी मांगें। फिर इस मुल्क के अंदर इतना पैसा मौजूद है, जितना बड़ा ब्लैक मार्केटर है, फिर सबको एमनेस्टी दें कि हमें मुल्क चलाना है, पैसा लेके आओ, कोई नहीं पूछेगा, ये मुल्क चल जाएगा, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन पहले सच बोलें और पूरा सच बोलें। सच बोलें और पूरा सच। मैं इसमें एक सना। पॉइंट, हाँ, मैं एक पॉइंट, देखिए राना साहब के साथ भी ड्यू रिस्पेक्ट में राना साहब से ही पूछना चाहती हूँ कि देखिए मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अदलिया या एस्टेब्लिशमेंट की तरफदारी करूं, मगर जो आपने ये 2 मिसालें दी हैं, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी क्योंकि आप भी मेरे लिए उस्तादों का दर्जा रखते हैं। देखिए अगर खान साहब उस मीटिंग से उठ के चले जाते थे तो खान साहब को बिठाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वही एस्टेब्लिशमेंट की थी ना, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की थी। खान साहब ऐसे कहां सुरखाब के पल्ले के पैदा हुए थे कि खान साहब ये तकिया गवारा नहीं करते थे कि उस मीटिंग के अंदर बैठ सकें। खान साहब को इन्फोर्स करके उस मीटिंग का हिस्सा बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। इनको जब जरूरत पड़ी ये उछलते हुए बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए, क्या ऑपोजिशन, क्या उस वक्त की गवर्नमेंट, चले गए पार्लियामेंट में, इन्होंने बिल पास किया और उनको एक्सटेंशन दे दी। ये जो स्पेस बनाती हैं, मेरा सवाल इस वक्त यही था इस बात के ऊपर कि जी जो स्पेस बनाती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज खुद बनाती हैं। जब आप खुद ही गड़े खोदेंगे तो दूसरा आके आपकी गोद में बैठ जाएगा। मेरा सवाल ये था कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को खुद होश के नाखून लेने चाहिए। मैं अर्ज ये कर रही थी कि आखिर कोई तो ऐसा होगा या कोई सिस्टम ऐसा होगा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज सना, आपका योर पॉइंट इज क्वाइट समझा सके कि कम से कम पाकिस्तान मैं चले आप ही की बात को जरा थोड़ा सा आगे ले जाके राना साहब से फिर जवाब ले लेते हैं, फिर पीजे मीर साहब की जाने मैंने जाना है। राना साहब, सानिया APS के बाद भी तो आपको याद है रज़ा रब्बानी साहब आंसुओं से रोते हुए निकले थे, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। इमरान खान साहब पार्लियामान का रास्ता भूल चुके थे, सारी चीज़ें हुई थी ना। फिर दोबारा क्यों नहीं ये ऐसी कोशिश संजीदा तौर पे की गई कि कम से कम जो अहम इश्यूज़ हैं उन पर कोई तो बिठाए? माजी में भी तो किसी ने बिठाया है, हमें पता है। मेरे ख्याल से सना भी यही पॉइंट रेज कर रही। नहीं, इतना सादी बात नहीं है। नवाज शरीफ चल के इमरान खान के पास घर चले गए थे बनी गाला में, और बदले में फरमाइश हुई थी सड़क बनाने की, जो बना दी वज़ीर आज़म के तौर पे। फिर वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने जब ये सानिया APS के बाद बुलाया, चाहे फौज थी या सारे थे, सबका मसला बन गया था पाकिस्तान का। और इमरान खान साहब धरने से जान छुड़ाना चाह रहे थे, वो ऐसे नहीं गए थे, उनके गले पड़ गया था, उनका कज़न भी भाग गया था, और जो स्पॉन्सर थे वो भी सारे चले गए थे। और सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कितने लोग बैठे हुए हैं आपको, और हमें नहीं पता धरने में कितने लोग होते थे, और कैसे टीवी मीडिया को कंट्रोल किया जाता था कि नीचे से कुर्सी नहीं दिखानी आपने। उस धरने में था क्या जो 123 दिन को पीटा जाता है? असल में वो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट थी, जिसको आज इमरान खान भी सुना रहे हैं, और खुद वो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को मतून कर रही है कि हमने खुद क्या किया ये अपने साथ। तो जो लाडला बनाया वो उनके गले पड़ा। अब इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे वो अदलिया हो, जैसे उस वक्त खोसा साहब को ही बाद में एहसास हुआ कि हमें कहीं बैठना पड़ेगा, मुल्क कहीं गलत राह पे चला गया, क्योंकि फैसले ऐसे दे दिए थे उस वक्त उन लोगों ने कि उनको खुद समझ गिल्टी फील हो रहा था। मैं समझ रहा हूँ नसीम हसन शाह मरहूम के दामाद आसिफ सईद खोसा किसी दिन इसी तरह इंटरव्यू देंगे कि उन्होंने ये कैसे फैसला कर दिया था। वो अब कह रहे हैं ना कि जजों का बुगस था, ये आर्मी चीफ ने कहा है ना, रिटायर्ड आर्मी चीफ ने, तो उसके ऊपर खोसा साहब को बोलना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आप इस तरीके से हर बंदे को छोड़ दें। ये अदलिया, फौज, प्राइम मिनिस्टर, इनको बैठना चाहिए और छुप के नहीं, सामने बैठना चाहिए। फिर इमरान खान साहब को भी बुला लें, फिर जिसने बैठना है और जो नहीं बैठता उसको एक्सक्लूड करें, उसको नायल करें कि जी अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं बैठ सकते, चाहे वो नवाज शरीफ बैठे ना बैठे, वो इमरान खान बैठे ना बैठे, मरियम बैठे ना बैठे, जरदारी मेरे पास अब राना साहब वक्त में दूध है, मैंने वो तीसरे मामले पर भी कमेंट लेना है। जिस तरह जजों की बेंचों की तश्कील हो रही है उसके ऊपर उंगली उठेगी, सवाल उठेगा, और गड़बड़ सारे पाकिस्तान में हो रही है। एब्सोल्युटली। मैं SRP वक्त में दूध है, क्विकली मैं तीनों मेहमानों से इस पर कमेंट ले लूं। मुसलसल हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुसलसल ये तहरीक भी चल रही है। पीजे मीर साहब, जेल भरो तहरीक कामयाब है, फ्लॉप है, क्या है? बस एक स्टंट है, मीडिया में अलाइव रहने की बात है, इम्पैक्टफुल है, नहीं है? हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, I see it in two ways, one in a lighter and one in a serious. In a lighter mode, आप जो कहते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लो, इन्होंने क्या क्राइम क्या कमिट किया? अंडर व्हाट चार्ज आर दे गोइंग टू बी अरेस्टेड? ये मुझे बता दें, चार्ज है इनके ऊपर कोई कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो? ये बंदा उठ के चला जाए, हाँ जी मुझे गिरफ्तार कर लो, भाई क्यों? तुमने क्या जुर्म किया? हाँ, पुलिस प्रोबेबली इन पे कर देगी ऑन द अदर हैंड कि इन्होंने ट्रेसपास करके जेल के अंदर आ गई है, सो दैट माइट बी द चार्ज। बट एट द एंड नहीं, देखिए लाहौर में तो दफा 144 थी, उसकी खिलाफ वर्जी एक जवाब बन गया ना। बस चले वो कर दें आप बाद में जो मर्जी शिके बना दें, 144 कर दें और सेक्शंस लगा दें तो उनके तहत ठीक है। सो बट द क्वेश्चन इज विल दैट एक्सपेडाइट द इलेक्शंस? क्योंकि बात तो इलेक्शंस की है ना जी। तो अगर ये मोडम है जो कि अपोजिशन कोई भी हो वो हर तरीका इस्तेमाल करती है, हर तरीका। ये भी एक, दिस इज अ न्यू वन
but this is also an old one. Look at Gandhi did that, लेकिन उसकी पीस मूवमेंट थी। लेकिन यहाँ हमने देखना है क्या आर वी गोइंग टू बी डूइंग द सेम ओल्ड थिंग। हम अरसलान लमेंट करते हैं पुराने स्केलेटन्स के साथ, हमारे पास नया स्केलेटन तो है कोई नहीं है, नई बॉडी पे तो हम बात ही कोई नहीं कर रहा। हम तो उसने ये किया, मैंने ये किया, फलाने ने ये किया, ये हमारी लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन है। क्या आर वी गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग ऑन दिस और गो फॉरवर्ड? कैन वी एवर मूव फॉरवर्ड rather than saying वो चोर है मैं ठीक हूँ, ये अच्छा, I mean this is what is going on। मुझे बता दो, बात तो एंड में एक हथौड़े के नीचे जब आप बात करेंगे, हैमर ऑन द हेड, दैट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अवाम के साथ आप क्या कर रहे हो? अपनी पावर स्ट्रगल के अंदर आप अवाम को गिरा रहे हो, आपकी अवाम मर रही है, वो खत्म हो रही है। और अगर आपने ज्यादा देर लगा दी, ये मैं आई टोटली एग्री विद सना, अगर इन दोनों ने ये जुडिशरी एंड द आर्मी इफ दे डोंट इंटरवीन एंड से ओके इनफ इज इनफ, सिट डाउन एंड टॉक एंड यू नॉट गेटिंग आउट ऑफ फेयर। ठीक है पीजे मीर साहब, मैं ज़रा सना साहिबा से और आमिर साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूँ। सना, आप कैसे देखती हैं इस जेल भरो तहरीक को? ये एक कामयाब तहरीक है, एक फ्लॉप तहरीक है, या जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने खबर आई है कि कहा है कि ये गैर आम है, इस पर बात ही नहीं करते? मेरा ख्याल है लाइटर मोड पे नवाज शरीफ साहब ने दुरुस्त कहा है, क्योंकि अगर तो ये तहरीक कामयाब हो जाती तो मुझे लगता है कि यकीनन इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें ज़रूर बढ़ती। लेकिन जिस तरीके से इस तहरीक को कंडक्ट किया गया है, ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ भी, और उनका जो परसेप्शन था कि वो बड़ी इनकलाबी जमात बनती जा रही है और पॉपुलैरिटी में अपनी ऊंचाइयों को छू रही है, तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा मजाक बन गई है। चलिए, खान साहब अगर इंजर्ड हैं, बज़ाहिर नजर आता जो है, और वो नहीं तहरीक में शामिल हो सकते, तो जिस तरीके से इस तहरीक में शामिल होने की कोशिश की गई, KPK में हमने पेशावर में जो मजाक इस तहरीक के साथ होता हुआ देखा, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात करना वक्त का ज़या है। क्योंकि खान साहब चाहते, और खान साहब की अगर बाकी लीडरान चाहते, तो इस तहरीक में जान डाल सकते थे, लेकिन इस तहरीक के साथ उन्होंने एक मजाक किया है। अगर तो ये तहरीक सक्सेसफुल होती तो यकीनन PDM के लिए मुश्किलात बढ़ जाती, इनके ऊपर प्रेशर जरूर होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तहरीक कामयाब हो सकी है। ये तहरीक बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है। राना साहब, स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से बड़ी ठीक रही है। कारकुनान तो बहुत ज़्यादा आए नहीं, जो इनके सियासी लीडरशिप है, MPO के तहत 30-30 दिन के डिटेंशन ऑर्डर उनको के लिए मौसूल हो रहे हैं और उनको दूर दराज जेलों में। आई थिंक इन्होंने ये नहीं सेंस किया था कि इस तरह होगा, और अब मुश्किल में हैं इनके लोग बहुत सारे जो जेल में गए। बिल्कुल इनका मजाक उड़ा हुआ है। मुल्तान में भी आज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। पेशावर वाली बात मिर्ज़ा साहिबा ने कर दी, बात क्लियर कर दी है क्या। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब वो गलतफहमी में जाके बैठ गए थे गाड़ी में और CPO ऑफिस उतरना चाह रहे थे, उनको अटक भेज दिया। फिर जब आप जेल भरों में आए हैं तो फिर आपको बैठना चाहिए, फिर आपके पास दवाइयाँ होनी चाहिए थी, आपको तैयार होकर जाना चाहिए था, फिर आपकी औलाद ना जाती, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल काम के लिए जा रहे थे। सियासतदान तो हमेशा से बैग, वो कहते हैं ना, गिरफ्तारी के लिए तैयार रखा हुआ होता है। तो जब आप प्रिजन वैन में बैठ रहे थे तो आपके पास अपनी चीज़ें होनी चाहिए थी। लोग भी समझते कि आप संजीदगी के साथ जाना चाह रहे हैं। इनका ख्याल था कि हमें अगले चौक में उतार दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो दूर दराज जेलों में भेजा है ना, उसका नतीजा पेशावर के में भी सामने आ गया, और अगले शहरों में भी मुल्तान की तरह अब आहिस्ता सामने सबके आ जाएगा। ये बस वो लोगों को एंगेज करने का एक प्रोग्राम था। मेरा ख्याल है 26 और 25 नवंबर की तरह, 26 नवंबर और 25 मई की तरह ये बिल्कुल इनके हाथ से निकल गई है खेल। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मसाइल में घिरा हुआ एक मुल्क है और दूसरी जानिब सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत खेल रही हैं। वक्त की आम ज़रूरत है कि जो रियासत है उस पर और उसके अफेयर्स पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए, जिसका हमें बड़ी हद तक यहाँ पर सारे मामलात में फुकदान नज़र आता है। मईशत को संभालेंगे, दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे, मुल्क चलेगा, तो सियासत भी होती रहेगी और सियासी जमातें इक़्तिदार भी लेती रहेंगी। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।